सीधे बीजेपी को आते ही चुनौती दे दी, आ जाओ रामचरितमानस पे हो जाए आमने सामने की बहस। और फिर यही साबित हो जाए कि हिंदू कौन है। उसमें आपने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना किससे की? मोहम्मद गौरी से। हाँ, ताज उतार, ताज पहन लो और मोदी डायनेस्टी और पता नहीं क्या क्या। अब तो युद्ध है और आपने युद्ध भी किससे मोल लिया है? बीजेपी से। फंसने जा रहा हो गुरुजी। पर एक समय तो आप इसी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे ओझा सर। तभी तो बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए थे। नकलची है ये, और नकलची लोगों को बहुत बड़ा कैरियर नहीं होता। अच्छा, मोदी जी के बारे में आपने अभी कहा कि 10 साल में उन्होंने अपना एजेंडा बदल दिया, भटका रहे हैं। चुनाव क्यों जीत रहे हैं फिर? वोट भी तो कटवा सकते हैं। अब दिल्ली में कितना बड़ा रैकेट चला वोट कटवाने का, एक वो है। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी की तुलना कृष्ण से कर दी और इशारों इशारों में मोदी जी को कंस बता दिया। तो जब आप किसी को बोलने ही नहीं दोगे तो इससे बढ़िया आप डायनेस्टी ही शुरू कर दो। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज मैं मिलने आया हूं अवध ओझा से। जब पिछली बार चाय वाला इंटरव्यू किया था तब मैंने परिचय दिया था देश के जाने माने एजुकेटर। आज मैं परिचय दे रहा हूं दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा सर। ओझा सर कैसे हैं? मानक भाई बहुत अच्छे हैं, बस नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही है? अरे वही सोते सोते नारा लग जा रहा है, मोहर लगेगी झाड़ू पे, 5 फरवरी का दिन होगा और झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। नींद में भी नारे लगा रहे हैं? सही में नींद इसलिए नहीं आ रही है कि नारे लग रहे हैं, या थोड़ा डर भी है कि पता नहीं क्या होगा, इस बार पहली बार कूदे हैं और हार गए तो मानक क्या भाई, होगा? हम जो लोग होते हैं ना, जो बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत कमजोर बैकग्राउंड से आते हैं, उनको डर ही नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। हम जितने यूपी बिहार के भाई यहाँ आए, कुछ लेके थोड़ी आए। जिनके पास वहाँ 1000 बीघे खेत था वो थोड़ी आए थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था वही आए थे। तो अगर वो यहाँ डर जाते तो वो अपना मुकाम कभी नहीं बना। बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं। डर तो आप नहीं रहे, मैं देख रहा हूं आते ही पॉलिटिक्स में भी चौके छक्के लगा रहे हैं। सीधे बीजेपी को आते ही चुनौती दे दी, आ जाओ रामचरितमानस पे हो जाए आमने सामने की बहस। क्यों आप क्यों चुनौती दे रहे हैं? मैं चुनौती नहीं दे रहा था, मैं ये कह रहा था कि जब आप ही लोग के साथ शायद कहीं डिबेट में कोई बीजेपी के प्रवक्ता से हमारे प्रवक्ता ने कहा हो सुनाते हैं चौपाई, भाग गए। जब 2014 में आपने कहा स्विस बैंक, काला धन, स्मार्ट सिटी, बेरोजगारी, महंगाई, अब और 2014 में आम आदमी पार्टी ने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य। आज आम आदमी पार्टी अपना डाटा दे रही शिक्षा का, अंबेडकर एक्सीलेंस प्रोग्राम बता रही है कि साहब 9 लड़के सिलेक्ट हुए थे 2014 में सरकारी स्कूलों से, आईआईटी में। आज 742 लड़के हुए हैं। आज आप बात कर रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों लोग से साथ चले, पैरेलल चले। एक आदमी अपने मुद्दे की बात कर रहा है और दूसरा आदमी जनता को भरमा रहा है, कह रहा हम हिंदू हैं। तो हिंदू हो तो आओ गीता पे हो जाए, दूसरा अध्याय, पहला अध्याय, कुछ चर्चा हो जाए, तब तो पता चलेगा समाज को कि असली हिंदू कौन है। हम तो मानक भाई आपसे कह रहे हैं कि सबको बुलाओ अपने चैनल पर, सबको, और फिर यही साबित हो जाए कि हिंदू कौन है। अब हिंदू हो अगर आप तो आओ चौपाई रामचरितमानस है, राम से बड़ा राम का नाम, तो लोगों को भी तो पता चले। हमारे पिताजी ने बचपन से हमको रामचरितमानस पढ़ाया, कहा अगर धर्म नहीं जानोगे तो जिंदगी के संघर्ष को कभी निपट नहीं पाओगे, विद्वान चाहे जितने बड़े हो जाओ। और ये सत्य है। मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी वाले ढोंग करते हैं, सही हिंदू नहीं है, सिर्फ राजनीति के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, क्या वो रामचरितमानस नहीं पढ़ते? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि जब आप हिंदू तो हिंदू चिल्ला रहे हैं, ये देश सबका है। 1857 से लेकर 1947 तक इस देश का हर आदमी मरा, सबने अपनी कुर्बानी दी, हर वर्ग, हर जेंडर। तो ये देश सबका है, हमें सबकी बात करनी चाहिए। ओके, आपने सही कहा, आप डर नहीं रहे। इसीलिए आपने अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी की तुलना कृष्ण से कर दी और इशारों इशारों में मोदी जी को कंस बता दिया। इशारा तो वही था ना, कृष्ण और कंस की तुलना। वो आपने क्यों कहा था? वो मैंने कहा, आरोप प्रत्यारोप की बात चल रही थी, तो मैंने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि जब भी कोई व्यक्ति अधर्म का विनाश करने आएगा, भाई केजरीवाल जी आज सबके दुश्मन बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं?
सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा, आज दिल्ली का आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, तो सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यह धर्म का उद्धार है कि नहीं? अब वो रिक्शे वाले का बच्चा भी आईएएस बनने का सपना देख सकता है, अब वो मजदूर का बच्चा भी आईआईटी क्वालिफाई करने का सपना देख सकता है। यह धर्म का काम है। मोहल्ला क्लिनिक किसी और प्रदेश में है, यूपी में है, बिहार में है, यह धर्म का काम है। आयुष्मान योजना तो चल रही है। 600 अस्पतालों ने हरियाणा में कहा 400 करोड़ रुपया हमारा दो, नहीं तो हम नहीं मानेंगे आयुष्मान योजना। 600 अस्पतालों ने हरियाणा में कहा है, 600 अस्पतालों में, कि हमारा 400 करोड़ रुपया बका हमको दो, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। कृष्ण जी की क्यों आप केजरीवाल जी को? वही तो गिना रहा हूं, वही तो गिना, जो धर्म का काम कर रहा है, बच्चों को शिक्षित कर रहा है, आम आदमी के बच्चों को शिक्षित कर रहा है। हमारे शहर में मैं जानता हूं कि लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मरते हैं, और प्राइवेट स्कूल की फीस और फिर उसके नखरे, स्वास्थ्य, संजीवनी योजना, बचत। एक परिवार 10,000 रुपये महीना दिल्ली में बचा रहा है, 1,20,000 रुपया साल, 5 साल में 6 लाख रुपए। अब ये सब इन्होंने तो कुछ ऐसा किया नहीं। तो आपने क्या कहा था उसमें, जब कृष्ण जी से आपने तुलना की थी केजरीवाल जी की? नहीं, मैंने ये कहा था कि देखो भैया, जब जब अधर्म बढ़ेगा और कंस जैसे लोग बढ़ेंगे तो कृष्ण जी आएंगे, आना पड़ेगा। जो समाज का उद्धारक है, ये हमारे देश की बहुत अच्छी परंपरा है कि जो कृष्ण मतलब चेतना, जो समाज का उद्धारक है, जैसे हमारे महाराज हैं स्वामी अड़गड़ानंद, हम उनको भी कृष्ण का अवतार मानते हैं। जो भी उद्धारक है किसी भी फील्ड में, तो हम ऐसी उपमा देते हैं। एक आपका फिर वीडियो वायरल हो गया, उसमें आपने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना किससे की? मोहम्मद गौरी से। वो पुराना वीडियो है क्या या नया है वो? अच्छा, हाँ, ताज उतार, ताज पहन लो और मोदी डायनेस्टी और पता नहीं क्या क्या आपने उस पर कहा। नहीं, वो मेरे ख्याल से काफी 1 साल पुराना वीडियो। क्या कहना चाह रहे थे उसमें? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब सब पे ईडी ही लगानी है, जब ऑटोक्रेसी ही करनी है, जब दबाव बनाकर काम करना है, भाई प्रजातंत्र में अगर विपक्ष नहीं होगा तो प्रजातंत्र चलेगा? प्रजातंत्र की जान है विपक्ष। हाँ। जितना अच्छे लड़के क्लास में होंगे उतना मस्त टीचर होगा, नहीं तो वो तो प्रवचन हो जाएगा क्लास में, टीचर ही बोले जा रहा है। और जितना ताकतवर विपक्ष होगा उतनी अच्छी सरकार होगी। तो जब आप किसी को बोलने ही नहीं दोगे तो इससे बढ़िया आप डायनेस्टी ही शुरू कर दो। कैसा लग रहा है फिर? अब तो युद्ध है, और आपने युद्ध भी किससे मोल लिया है? बीजेपी से। मैंने इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। मैंने इस देश की जनता के लिए जनरल से एसी में आना आसान है ट्रेन में, लेकिन एसी से जनरल में जाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। 1950 की संसद जो थी 51 की, उसमें डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, इन सब ने संघर्ष किया सिर्फ अपनी देश की जनता के लिए। और आज मैं अगर यहाँ आया हूँ, भगवान के आशीर्वाद से, ना तो मुझे नाम की चिंता थी और ना मुझे पैसों की चिंता थी, लेकिन अगर आज मैं यहाँ आया हूँ तो सिर्फ एक वजह से आया हूँ कि ये जो देश की राजनीतिक धारा उटपटांग धारा में बह रही है, उसको कहीं ना कहीं एक सही धारा लाई जाए। और मेरे जीतने के बाद मेरे जैसे न जाने कितने लोग इस बात से उत्साहित होंगे कि इस देश की जनता अच्छे लोगों के साथ भी खड़ी हो रही है। अब योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी हैं, अब योगी जी ने शुरू भी किया, बटेंगे तो कटेंगे, आपने खुद उसका जिक्र किया अभी, तो इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? क्या जवाब देंगे? पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। जो पढ़ाई डॉक्टर अंबेडकर को क्लास के बाहर से संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दे, हम उसकी बात और करेंगे। एक है तो सेफ है पर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल साहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक रहना होगा, नहीं तो अंग्रेज हमको तोड़कर हम पर कब्जा किए थे, 72 अंग्रेज थे सिर्फ। बहुत, ये नारा बड़ा प्यारा है, एक है तो सेफ है। हाँ। क्योंकि जब हम 18वीं शताब्दी में हिंदू मुस्लिम सिख सब बढ़ गए तो अंग्रेजों ने हम पे कब्जा कर लिया। तो मैं भी आपसे कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहो कि दोबारा वो घटना ना घटने पाए। वो तो कह रहे हैं हिंदुओं को एक रहना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को जाति में बांटने का काम विपक्ष कर रहा है, इंडिया गठबंधन कर रहा है जिसका आप हिस्सा हैं। सामाजिक न्याय एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, कि समाज की धारा में, जैसे मैंने कहा आज़ादी की लड़ाई में सबका योगदान था, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि सबको सामाजिक न्याय दिया जाए और देश की विकास धारा में सबको हिस्सा दिया जाए। तो अब अगर जनगणना होती है,
अगर कुछ जातियां अभी भी पीछे रह गई हैं, कुछ लोग अभी भी पीछे रह गए हैं, तो उनको मुख्य धारा में बुलाने में क्या गलती है? कोई गलती है? सामाजिक सोशल जस्टिस हम तो क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, 9th की सिविक्स की बुक में है सोशल जस्टिस का तो टॉपिक। आपकी सरकार को कराएगी फिर जाति गणना आएगी? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है। जो भी समाज में अभी भी पिछड़े हो उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाना ही होगा। यानी बटेंगे तो कटेंगे, आप बिल्कुल उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं एक तो है कह रहा तो हूं, सेफ है कि बिल्कुल खिलाफ बात कर रहे हैं। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, पढ़ना है। आप जिस हिंदुत्व को सपोर्ट भी करने लगते हैं, करते हैं ना आप हिंदुत्व का सपोर्ट? अरे मैं हिंदू हूं, हिंदू, मैं रामचरितमानस को सपोर्ट करता हूं। पिछले 1 साल से गीता पढ़ा रहा हूं। गीता में लिखा है, मैकाले आया, उसको जब गीता ट्रांस हुई, विल्किंस ने पहली बार ट्रांसलेट की, तब मैकाले ने कहा इस देश को कब्जा करना मुश्किल है, इनको विवेक पैदा करने का सिद्धांत पता है, विजडम। तो लोगों ने, अंग्रेजों ने कहा कैसे? कहा सेवा करने से अहंकार घटता है, और जितना अहंकार घटेगा उतना विवेक पैदा होगा। तो अगर हमारे शास्त्रों में ये लिखा है तो हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? फिजिक्स तो हमें से न्यूटन का लॉ बताएगी ना, लेकिन जीवन का लॉ? अरे पर बाकी जो विपक्षी दल हैं देश के, वो तो कहते हैं हिंदुत्व देश के लिए खतरा है। ओझा सर, आपकी विचारधारा कि नहीं हिंदुत्व जरूरी है, और उनकी विचारधारा हिंदू धर्म जरूरी है। धर्म माया को समझने का विज्ञान है। हिंदुत्व की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। हाँ। धर्म जरूरी है, धर्म आया ही इसीलिए था। पर हिंदुत्व खतरा है ना देश के लिए? नहीं, धर्म जरूरी है। धर्म लोगों को हिंदुत्व पर क्या राय है आप? धार्मिक होना चाहिए आदमी को। ओके। रामायण रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़नी चाहिए, ये सब पढ़ना चाहिए और धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। ओके, तो मतलब आपके काम आ रही है रामचरितमानस, गीता इस लड़ाई में? अरे हाँ? नाथ न रत नहीं तन पर त्राणा, कह विद जीता वीर बलवाना। कि विभीषण कह रहा भगवान राम से कि प्रभु तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं, कपड़ा अच्छा नहीं पहने और रथ नहीं तुम्हारे पास, और इस बलवान मर्सिडीज पे बैठा, इससे कैसे जीतोगे? तो उन्होंने कहा धीरज सौरज तेरज चाका। मतलब जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मेरे ही दोस्तों ने मुझसे कहा था कि फंसने जा रहा हो गुरुजी, और क्या गली, क्या झोपड़ी, क्या झुग्गी, क्या मकान, क्या फ्लैट्स, मैं सब लोगों से मिल रहा हूँ। तो वो जो भगवान राम ने कहा था कि धौर और शौर्य शरीर रूपी रथ के चाक है, वो आज भी काम आ रहा है। पर एक समय तो आप इसी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे ओझा सर, आज उसी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़के उसकी आलोचना कर रहे हैं। लोग आप पर यकीन कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा प्यारा सवाल है, लोग मुझ पर यकीन कैसे करें। मैं टिकट मांग रहा था क्योंकि मैं जानता हूं कि इस देश की सारी पार्टियां इस देश का हित सोचती हैं। नहीं सोचती? सोचती हैं। और मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि शिक्षा की जो धारा है, रैंचो मॉडल जिसको मैं बार बार कहता हूं, उसको बढ़ावा दिया जाए। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी में जाने का बस एक उद्देश्य है कि इस देश की शिक्षा सुधार दो, ये देश अगले 10 साल में सुपर पावर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी देश में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मानव संसाधन। तो किसी से टिकट मांगने में क्या बुराई है? ओके, मतलब शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे प्रभावित होके। बिल्कुल, मैं चाहता था, मैं इनसे कह रहा था कि भैया मैं जो शिक्षा का मॉडल कह रहा हूं आप उसको प्रमोट करो। अब धर्म की बात हो गई, जाति पर भी आपने अपनी राय रख दी। राष्ट्रवाद के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि बीजेपी कहती है राष्ट्रवादी तो हम हैं, बाकी सब देशद्रोही है। बिल्कुल, इनको सर्टिफिकेट दे रखा है यूनाइटेड नेशन ने। हाँ, हमको भी कोई बता रहा था कि कोफी अन्नान ने जो है इनको एक सर्टिफिकेट दिया है, और पता नहीं कौन कह रहा था कि यूरोपियन यूनियन भी कहता है कि भाजपा ही जो है राष्ट्रवादी है। सही कह रहे हो आप, बहुत राष्ट्रवादी है, तभी तो बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए थे, आईएसआई के एजेंटों को भारत बुला लिया। अरे बहुत पक्के राष्ट्रवादी हैं, इनसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? चीन के मुद्दे पे चुप हो जाते हैं, उस पर बात ही नहीं करना चाहते, चिल्ला चिल्ला के उस लोग इनसे कह रहे हैं कि भैया हमारी जमीन कब्जा हो गई है। पर हुडी पहन के घूमने से टाइम मिले तब तो। माना भाई देखो ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को कोई सर्टिफिकेट ना दे, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन राष्ट्रवादी है, ये व्यक्ति और समाज निर्धारित करता है। आप अच्छे हैं। अब देखिए, मैं पॉइंट क्या है वो कह रहा हूं। पॉइंट ये है कि आपकी पार्टी, खासतौर से आपके नेता अरविंद केजरीवाल, इतने स्मार्ट पॉलिटिशियन हो गए हैं, मतलब एक चुनाव जीतने के लिए या राजनीतिक परिदृश्य में वो हर बॉक्स को टिक करते हैं, हर बॉक्स को। सॉफ्ट हिंदुत्व भी खेलते हैं, राष्ट्रवाद पर भी वो सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं, उधर से अगर अंबेडकर का मुद्दा आता है तो वो कास्ट सेंसस पर भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं, वो शिक्षा की, स्वास्थ्य की भी बात करते हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा जिस पर वो
एक बहुत स्मार्ट स्टैंड नहीं लेते। मानते हैं ना आप ये बात? तो नहीं नहीं, वो एक विजनरी पॉलिटिशियन है, उनकी बातों को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। अंबेडकर को जो भारत में, अंबेडकर ने सूत्र दिया है नवयान का, कौन है भारत में जो अंबेडकर को नहीं मानता? वो जैसे बुद्ध ने सूत्र दिया प्राचीन काल में कि अपनी दुखों से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, ज्ञान, हीनयान। वैसे अंबेडकर जी ने वही सूत्र फिर से रिपीट किया कि अपने दुखों से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, ज्ञान। उसको हमने कहा नवयान। कौन है जो अपने दुखों से बाहर नहीं निकलना चाहता है? मानक भाई, इतना गलत इंटरप्रिटेशन लोग करते कैसे, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। अंबेडकर एक ऐसे महापुरुष हैं जो हर उस व्यक्ति के लिए आशा की किरण है जिसका जीवन दुख में है। अरे पर दो स्टैंड अलग अलग हो गए ना। कहाँ हो गए? एक बटेंगे तो कटेंगे, और एक हो गया कास्ट सेंसस। दोनों अलग अलग मुद्दे हो गए। कहाँ हो गए? बीजेपी हिंदुओं को एकजुट रखना चाह रही है, विपक्ष कह रहा है कि नहीं भाई जाति गणना कराओ, उनको अलग अलग करके देखो। दोनों अलग अलग मुद्दे हो गए। आप दोनों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? भैया, हम ये कह रहे हैं, वही तो बात है ना, हम ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि जो वर्ग अभी भी पिछड़ा है उसको मुख्य धारा में लाया जाए। हम कहाँ बांट रहे हैं? मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं ओझा सर? क्योंकि मुझे याद है पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था नहीं बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी 1.5 महीने से मैं किसी के काम को देख ही नहीं रहा हूँ। मैं अर्जुन की तरह सिर्फ अपने चुनाव को देख रहा हूँ और उसके सिवा मेरी कहीं नज़र ही नहीं है। तो चुनाव जीतने के लिए तो आपको बीजेपी और मोदी जी के बारे में बोलना पड़ेगा ना। आप मेरी जनसभाएं में जाना, आप देखना मैंने कहाँ किसकी बुराई की। मैं सिर्फ अपने काम की बात करता हूँ, अपने उद्देश्य की बात करता हूँ। मेरी बड़े सारे वीडियोस रिलीज हुए होंगे, आपने देखा होगा। मैं सिर्फ अपनी पार्टी के कामों की बात करता हूँ, अपने उद्देश्य की बात करता हूँ, बस। भाई बीजेपी भी तो वही वादे कर रही है। आप अपना विजन बता रहे हैं, बीजेपी अपना विजन बता रही है, और ऐसा लग रहा है घोषणा पत्र बिल्कुल एक जैसे हैं। वो वादे कर रही है, हमने करके दिखाया है। ये मंगलम स्कूल अभी आप जाओगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। ये दिल्ली के लोग जिनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे अच्छा, वो सब पढ़ रहे हैं। यूपी में दिखाओ आप हमें एक स्कूल। वो तो देखिए, अब मैं एक योजना लेता हूं उदाहरण के तौर पर, महिलाओं को कैश देने वाला जो एक वादा आपका है, 2100 रुपए देंगे। बीजेपी कह रही है 2500 देंगे। आप कहते हैं कि हमने अपने वादे दिल्ली में पूरे किए, वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में महिलाओं को पैसे दे के आ रहे हैं, शुरुआत कर दी है वहां पे, और आपने पंजाब में नहीं दिया है अभी तक। तभी तो 600 अस्पतालों ने हरियाणा में सबको पैसे दे, सबका पेमेंट ये कर रहे हैं। एकदम आप कुछ बातें ना इतनी अच्छी बोलते हो। वो जो 400 करोड़ बकाया है आयुष्मान भारत का, इनसे कहिए वो दे दें, हरियाणा वाला, नहीं तो वो बेचारे सब हॉस्पिटल आयुष्मान भारत का कार्ड कैंसिल कर देंगे, गरीबों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाएगा। इनसे कहिए वो काम करे जो जनता के हितों को सीधे प्रभावित करे, उनकी रक्षा करे। मानक भाई, हमारी तरफ से ये बात मोदी जी से जाके कहिए कि वो जो 600 अस्पतालों का 400 करोड़ बकाया उसको दे दे। सारे वादे एक जैसे हैं। घोषणा पत्र आपका देखा, कल अभी गारंटी आई है, उनका देख लीजिए उठा के, संकल्प पत्र बिल्कुल सेम, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। कांग्रेस के भी बिल्कुल वैसे ही वादे हैं। 3 दिन पहले यूपी में बिजली के बिल में 15% की बढ़ोतरी की गई है। जहां ऑलरेडी शासन में हो वहां कर ही नहीं पा रहे हो। दिल्ली से काहे इतना प्रेम है? दिल्ली दिल्ली दिल्ली, सबको बस दिल्ली चाहिए। ऐसा क्या है भाई? जहां पहले से रह रहे हो वहां शिक्षा फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, बिजली। तो आज इनको ये संकल्प पत्र देने की जरूरत पड़ती? अगर आज ये यूपी में, एमपी में, जहां जहां ये शासन कर रहे हैं, हरियाणा में, अगर ये सारे वादे जो ये दिल्ली में कर रहे हैं, अगर इन सारे राज्यों में पूरा कर रहे होते, इनको यहां संकल्प पत्र देने की जरूरत ही नहीं। कॉपी पेस्ट किया है क्या? नकलची है ये, और नकलची लोगों को बहुत बड़ा कैरियर नहीं होता। हाँ, आपने तो पढ़ाया है छात्रों को। क्या होता है जो नकल करते हैं छात्रों का? उनका कोई कैरियर ही नहीं है, खत्म है। नकल से अकल थोड़ी आती है। पास तो हो जाते हैं, लेकिन पास होने से क्या होता है? अगर दर दर भटकना पड़े जिंदगी में, तो जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, मस्त हो, वो अकल से ही आती है। कुंभ जाएंगे क्या ओझा सर? कुंभ में हो आया। होया है क्या? अरे मैं स्नान कराया, नहा आया। अच्छा। मतलब आप समझो, मैं इलाहाबाद का रहने वाला आदमी, हाँ, और मतलब हमारे लिए कुंभ क्या है ना, एक महोत्सव की तरह है। वहाँ के मेलों में घूमना और संत महात्माओं से मिलना, उनकी चर्चा पर चर्चा सुनना,
मतलब कुंभ जैसा आयोजन मुझे नहीं लगता कि इस धरती पर कहीं और होता हो। सबको जाना चाहिए ना? हाँ हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर जिसको मौका मिले उसको जाना चाहिए। अखिलेश जी भी होके आ गए, पर उधर से कांग्रेस के कुछ नेता, बड़े नेता नहीं गए, ना राम मंदिर गए ना कुंभ गए। देखो भैया, हम अपने घर के मालिक हैं। अब किसके घर में क्या चल रहा है कि आपके यहाँ तो साग बनता है, पड़ोसी के यहाँ नहीं बनता। अब भाई नहीं खाते होंगे, उनकी नई मर्जी है, लेकिन हम तो हो आए। कांग्रेस पर हमला करने से बचती है आपकी पार्टी, ऐसा लग रहा है? क्योंकि हाल में देख रहे हैं राहुल गांधी ने भी पैर थोड़े से पीछे खींच लिए दिल्ली से। ना प्रियंका जी उतरी, राहुल भी एक रैली करने आए थे, उसके बाद बीमार हो गए, फिर मध्य प्रदेश चले गए रैली करने। नहीं, आज राहुल जी आ रहे हैं। आज आ रहे हैं? आज आ रहे हैं, पटपटगंज आ रहे हैं। स्वागत है पटपटगंज में। कैसा रिश्ता है कांग्रेस से आपका? ये इंडिया अलायंस में साथ साथ हैं, दिल्ली में एक दूसरे को पहले भ्रष्ट बताते हैं। राजनीति में रिश्ते सिर्फ एक बात पर निर्भर करते हैं कि आप राष्ट्रहित में क्या कर रहे हो। अगर आप राष्ट्रहित में अच्छा कर रहे हो तो सब एक साथ रहेंगे, लेकिन अगर आप राष्ट्रहित और जनहित से समझौता करते हो तो फिर दूरी बन जाती है। आपका एक कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट इन क्रिएटिविटी, वो काम आ रहा है क्या आजकल? बहुत काम आ रहा है, बहुत। कैसे काम इस तरह से आ रहा है, जैसे मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और मैं गीता पढ़ा रहा हूँ पिछले 1 साल से रे अवध ओझा चैनल पे। तो बड़ा अच्छी बात यह थी कि यहाँ बड़े सारे परिवार के लोग उसे देखते थे। कहे भैया, हम कभी समझ ही नहीं पाए कि धर्म इतनी बड़ी चीज़ है। मैंने उनसे कहा कि आपने क्या किया, कहानियों को पकड़ लिया, उस कहानी के पीछे जो संदेश था, जैसे कछुए खरगोश की कहानी किसको नहीं पता है, कंसिस्टेंसी उस कहानी का मेन सार है, लेकिन सबने सुना, पर वो जो कहानी का सार है वो बहुत लोगों को पकड़ में नहीं आया। ऐसे हनुमान चालीसा है, ऐसे गीता है, ऐसे रामचरितमानस है, उसके कुछ सूत्र हैं। वो सूत्र जैसे न्यूटन का पहला लॉ है। अब आपने अपने बच्चों को कहा कि 12th में टॉप कर जाओगे तो हार्ले डेविडसन दिला देंगे, तो आपने न्यूटन का पहला लॉ लगाया कि नहीं लगाया? अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो जब आप किसी कॉन्सेप्ट को इतना क्रिएटिव करके बताते हो, वो तुरंत समझ जाता है। वो चाहे धर्म हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, चाहे साइंस हो। ये हमारे देश, हमारे कल्चर की सबसे बड़ी खोज है। कॉन्सेप्ट को क्रिएटिव बना दो कि सब सुने, मजदूर भी सुने, बाबू भी सुने, IAS अधिकारी भी सुने, नेता भी, सब सुने। ये इस देश की सबसे प्यारी चीज है। अच्छा, मोदी जी के बारे में आपने अभी कहा कि 10 साल में उन्होंने अपना एजेंडा बदल दिया, भटका रहे हैं। चुनाव क्यों जीत रहे हैं फिर? 3 बार कैसे जीत गए अगर अच्छा काम नहीं कर रहे और जनता की सेवा नहीं कर रहे और डिलीवर नहीं कर रहे, अपने वादे पूरे नहीं कर रहे? तो चुनाव जीतना सिर्फ वादे पूरे करने पर निर्भर नहीं करता, वोट भी तो कटवा सकते हैं। अब दिल्ली में कितना बड़ा रैकेट चला वोट कटवाने का, एक वो है। कहीं कहीं तो शॉल बांट रहे हैं, सोने की चेन बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, सबकी इनको क्या जरूरत है जब ये भारत में इतने नामी लोग हैं। दिल्ली में अभी मैं बताता हूं, यही मेरे पटपटगंज विधानसभा सीट में यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी हैं, उनके लोग उन्हीं का लेटर पैड लेके टहल रहे हैं, महिलाओं से आचार संहिता में साइन करवा रहे हैं कि 2500 रुपया मिलेगा। उस चक्कर में मेरे बहनों से झगड़ा भी किया, अपना ही सर दीवार में लड़ाया और खुद जाके FIR कर दिया कि हमको मारा है। दिल्ली तो अलग है ना, दिल्ली क्योंकि वो जीत नहीं पाते, इसीलिए हर कोशिश कर रहे हैं। और क्यों नहीं, हर पार्टी करती है। तो भैया, आपका जब बाहर नाम है तो दिल्ली वाले आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लोकसभा में तो करते हैं, 7 सीटें जीतते हैं वो हर बार। लोकसभा में इसलिए करते हैं, फिर वही वाली बात कि लोकसभा में इसलिए करते हैं, इनके कार्ड अपने प्यारे प्यारे कार्ड हैं। ये बेचारी दिल्ली की जनता इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है। वो मैं तो लोगों से जाके मिल रहा हूँ, मैंने कहा भैया एक बात बताओ, हम तो लोगों को यहाँ तक कहते हैं, जबकि मुझे अभी मेरा ये समय नहीं है बात करने का। हमने कहा वोट किस आधार पे दोगे? कहा भैया काम के आधार पे देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम 5 काम गिना के आपको जा रहे हैं, अगला जो आदमी आए उससे पूछ लेना, 5 काम। तो भैया हम लोग कभी कभी भैया भावुक हो जाते हैं कि भैया हम लोग को भैया कोई डर सता जाता है। हमने कहा हाँ, भावुकता अगर इंटेलिजेंस से गाइडेड नहीं होगी तो परेशान करेगी। तो कभी कभी हमारा देश वैसे ही बहुत भावुक देश है। हम गाय के लिए रोटी निकालते हैं, दुनिया में कोई निकालता है? हम कुत्ते के लिए रोटी निकालते हैं, हम चिड़ियों को दाना डालते हैं, हम चिड़ियों के लिए पानी रखते हैं। इतनी भावुकता का देश है। तो ये ऐसा नहीं सिर्फ पैसा बांटते वोट काटते, भावना का भी इस्तेमाल। अब आपकी पार्टी पर आरोप है कि आप रेवड़ियां बांटकर वोट लेते हैं।
आप 2 बार चुनाव सिर्फ रेवड़ियों के आधार पर जीते हैं, फ्री बिजली फ्री पानी। इस बार आपने 2100 रुपए का वादा कर दिया। रेवड़ी तो ये कहते हैं ना, पहले कहते थे, अब नहीं कहते। अब तो छोड़ अब तो उन्होंने भी अनाउंस किया है। हाँ, रेवड़ी तो ये कहते थे। हमारा बजट था 32,000 करोड़ का, और फायदा करके हम पहुंचे 75,000 करोड़। दिल्ली का बजट एक फायदे का बजट है। तो अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपया, 1 लाख आपको बोनस मिल गया, तो वो 1 लाख रुपया आप एक्स्ट्रा अपने परिवार पे खर्चा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बच्चों का कपड़ा लेकर आएंगे, मिठाइयाँ लेकर आएंगे, कुछ सामान खरीद लेंगे। वही दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली का पैसा जो फायदे का आता है वो दिल्ली के बीच, जनता के बीच में वापस कर देती है। नहीं, आपने जवाब नहीं दिया मेरा। हाँ, मैंने कहा ना, वही तो। नहीं, आपकी पार्टी पर आरोप है कि आप फ्री बीज से चुनाव जीते हैं 2 बार, 15 में और 20 में। 67 और 62 जो आई है इसलिए क्योंकि पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, बस यात्रा फ्री कर दी और तमाम चीजें। 30,000 रुपया सैलरी पाने वाला आदमी अगर 10,000 रुपया बिजली पानी में देगा तो उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वो अपने घर का इलाज कैसे कराएगा? और ह्यूमन रिसोर्स का एक सिद्धांत है, हमने वो चीज फ्री की जिससे उनका जीवन विकसित होता है। अभी एक महिला मुझे मिली शशि गार्डन में, तो हमसे पूछी, भैया 2100 रुपया मिलेगा? तो हमने कहा पानी फ्री मिला? कहीं हाँ। हमने कहा बिजली? बोली हाँ। हमने कहा तो बहन जी मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो आप करोगी क्या? तो बोली भैया मेरे बच्चे ना ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, हम अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वाएंगे। कहाँ जा रहा है वो पैसा? शिक्षा पूरी करना कोई गलत बात है? अच्छी करना। हाँ, कितनी अच्छा, अच्छी ओके। बात है। अब आप कह रहे थे ये भावनाओं पर खेलते हैं, उससे जीत जाते हैं। आपने क्यों बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने का ये किया काम, और फिर ग्रंथियों को अब 18,000 देंगे? अरे ये भी तो भावनात्मक मुद्दा है ना, बिल्कुल नहीं है मानक भाई। यही तो है ना, परसेप्शंस। इसी को हम जीवन में परसेप्शंस कहते हैं। जब हम 1920 का असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं तो सुमित सरकार कहते हैं कि गांधी जी डर गए, मजदूर किसान खड़े हो गए थे, गांधी जी को डर गए कि नेशनल मूवमेंट उनके हाथ में चला जाएगा। लेकिन विपिन चंद्रा कहते हैं गांधी की सूझबूझ थी। इसी को हम जीवन में कहते हैं परसेप्शन। तीर्थ यात्रा कराना एक पुण्य का काम है, पुण्य जिसको हम कहते हैं। और चूंकि और कहाँ किस देश में तीर्थ होता है? यूरोप में होता है, इस देश में होता है। और ये हमारे बुजुर्ग, ये हमारे समाज, ये हमारी जनता, ये टैक्स पेयर्स है। अगर हमने अपने उसके जो टैक्स उसने पे किया है उसके फायदे में उसको थोड़ा सा बोनस दे देते हैं तो क्या गलत करते हैं? बस सवाल ग्रंथी और पुजारियों की। हाँ। इनका परिवार नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनका परिवार पुजारियों और ग्रंथियों का कैसे चलता है? मतलब सबसे ज्यादा ये हमारे बारे में, ये एक पुजारी क्या नारा लगवाता है मंदिर में? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जो आदमी सारे लोगों की कल्याण के लिए प्रार्थना पूजा कर रहा है, अगर सरकार उसके बारे में चिंता कर रही है तो कितनी अच्छी बात है। चलिए मान लिया, क्योंकि राजनीतिक अब नेता तो हो ही गए हैं, हर सवाल का जवाब है आपके कोशिश कर रहे हैं। तो अपने नेता के बचाव में फिर आप शीश महल पर क्या जवाब देते हैं, जिसका एक और वीडियो अब बीजेपी ने जारी कर दिया है? पहले कहते थे बंगला नहीं लूंगा, और अब देखिए हम कैसा तो घर बनाया है। हम तो मानक भाई शिक्षा पे बात राजाओं करेंगे, वाला। स्वास्थ्य पे बात करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक पे बात करेंगे। नहीं नहीं, जवाब तो देना। आप नेता हो गए, अब राजनीतिक आरोप पर आप, केजरीवाल जी खुद जवाब देते हैं। मैंने कहा ना, मैं आपको बताऊं, मुझे आप चुनाव के बाद मिलिएगा। हाँ। तो थोड़ा सा मैं अध्ययन करूंगा। देखिए मैं एक टीचर रहा हूं, मैं बिना एविडेंशियल बातें करता नहीं, क्योंकि मुझे यूपीएससी में हमारे यहाँ एक सिद्धांत है कि बिना फैक्ट हुए अगर आप किसी मुद्दे पे बात करेंगे तो आप अच्छे नहीं माने। मैं ये मान लूं कि आपने वो वीडियो नहीं देखे, सीएम के घर के जो बीजेपी ने जारी किए हैं, पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है उन पर, आप कह रहे हैं आपने वीडियो नहीं देखे? मानक भाई परसों 19 सभा थी, कल 13 सभा थी, 3 साढ़े 3 बजे रात में सोए हैं, सुबह उठ के हम ही लोगों से पूछते हैं कि भैया हम अवध हो जाए, बोले आप ही अवध हो जाए। ये हालत है मानसिक। अच्छा, मैं बड़ी तस्वीर खींच के पूछ लेता हूं, शीश महल पर स्पेसिफिक आप बोलना नहीं चाहते। अरविंद केजरीवाल आए थे आम आदमी पार्टी बनाकर ये कहते हुए कि हम आम आदमी की पॉलिटिक्स करेंगे, हम खास आदमी नहीं बनेंगे, बंगला गाड़ी सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आज लेकिन बिल्कुल बाकी पॉलिटिशियंस की तरह अरविंद केजरीवाल भी हो गए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, आम आदमी का पॉलिटिशियन और अब बाकी सारे पॉलिटिशियंस जैसे अरविंद केजरीवाल? आप हमारे साथ एक बार इस पटपटगंज इलाके में टहलिए, मतलब जिस तरह से लोग सिसोदिया जी के साथ बात करते हैं ना,
मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी मनीष कह के बात करते हैं। हम्म, हमारे यहाँ कोई गांव प्रधान को ऐसे बात नहीं करता। आज भी यहाँ ऐसे लोग हैं, उनके सामने बात करते हैं। यह है जनतंत्र, यह है आम आदमी की राजनीति, कि जनता आपसे इतनी जुड़ी हुई है कि वो अपने मैं कल की बात बताता हूँ। कल मैं एक सभा कर रहा था, तो वहाँ कुर्सियाँ नहीं लगी थी, दरी बिछी हुई थी। आमतौर पर जहाँ जाते हैं तो कुर्सियाँ लगी होती हैं और लोग बैठते हैं। तो मैं वहाँ गया तो देखा सारे लोग ज़मीन पे बैठे थे। तो जो आयोजक था हमारा, उसने कहा भैया आपके लिए कुर्सी मंगवा दें। तो मैंने कहा नहीं यार, क्यों मंगवाओगे? तो हंसने लगा वो। कहा मनीष जी जब पहली बार आए, बोले उनकी इसी बात पे तो मनीष जी ने हम लोगों से कहा, ऐसे ही दरियाँ बिछी हुई थी, तुमने कहा सर आपके लिए कुर्सी मंगवा दे। बोले नहीं यार, इस देश की सर्वोपरि इस देश की जनता है, वो जमीन पर बैठेगी, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। मतलब आप कह रहे हैं आज भी लोग पटपड़गंज में मनीष को, सिसोदिया को याद करते हैं? याद परसों आ रहे हैं वो, उनके बिना ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अधूरी है। तो फिर सीट क्यों छोड़ दी उन्होंने? हमारे लिए छोड़ी। वो तो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, कहीं से भी लड़ेंगे। हम कहीं से भी नहीं लड़ सकते थे। सेफ सीट चाहिए थी, मतलब हमें ऐसी मतलब सीट जहां जीतना मुश्किल ना हो। नहीं, जहां सामाजिक जो आधार है मेरे पास वो अच्छा हो, मुझे 10 लोग जानते हो। जैसे यहाँ मेरा परिवार है, यहाँ मेरे शहर के कम से कम 100 परिवार रहते हैं, तो वो मेरे लिए एक तो बड़ा आपने कहा था कि ये सीट मुझे दे दीजिए? मैंने कहा था ये सीट मुझे दे दो मनीष। उन्होंने कहा ठीक है, त्याग कर दिया उन्होंने। त्याग कर दिया। अच्छा, अभी जब आए थे हमारे स्टूडियो तो हमने पूछा था उनसे, उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा और मैंने वो सीट छोड़ दी। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि पिछले चुनाव में नेगी जी ने पसीने छुड़ा दिए थे। हार गए थे ना, 6000। हार गए थे। हाँ, तो हार होती है, उसमें पसीना उसीना क्या होता है? जो हार गया सो हार गया, उसमें सब होता ही नहीं। हार मतलब हार। पर पिछले चुनाव में 6000 का अंतर था। आप कैसे निकालेंगे ये सीट? वो मनीष सिसोदिया थे, अब सामने अवध ओझा हैं। किशोरी लाल शर्मा जी का नाम सुना है आपने? हाँ, आप ऐसा सवाल कर रहे हैं मानक भाई। किशोरी लाल शर्मा जी ने एक कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय स्तर के नेता को हरा दिया। ये खेल है। यहाँ जनता किसको प्रेम करेगी ये किसी को नहीं पता है। क्यों पॉलिटिक्स में आखिरकार आना चाहते थे ओझा सर? मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था। जिसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आए थे, विजन था उनके पास। क्या करना चाहते हैं राजनीति में? अगर दिल्ली में आप जीत जाते हैं, क्या करना शिक्षा चाहते का हैं? एक ऐसा मॉडल पेश करना चाहते हैं कि कोटा में बच्चों को सुसाइड ना करना पड़े, कि दिल्ली में बच्चों को भटकना ना पड़े, उनको ये ना हो 22 साल की उम्र में कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इन सारे मुद्दों पे काम करेंगे। क्या शिक्षा के क्षेत्र में ही अगर एमएलए बन गए, सरकार आ गई, तो शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। शिक्षा मंत्री के पद पर आपकी कुछ आशा, उम्मीद? सुन के अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन ऐसी कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पार्टी है। स्कूल और पार्टी सेम होता है। जो प्रिंसिपल टाइम टेबल सेट करता है उसको सब मैं यही सुनना चाह रहा था। अगर पार्टी ने कह दिया तो फिर तो तैयार है ना इसके लिए। क्या बदलाव करेंगे आते ही? सबसे पहला वही क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट, C&C, पहले वही करेंगे। सबसे सिलेबस में लागू कर देंगे, मतलब पढ़ाई इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। हाँ, लड़के मतलब जैसे सुबह 7 बजे माँ बाप ने लड़कों से कहा स्कूल, उठ के बैठ गए। जैसे लड़कों से कहिए मॉल, तैयार है 2 बजे रात में जाने के लिए, क्योंकि वहां उनको मजा आता है। तो जब स्कूल में बच्चों को मजा आएगा, हाँ। तो जैसे रैंचो के स्कूल में बच्चे मस्ती से पढ़ रहे हैं लद्दाख में, वो एटमॉस्फेयर मैं दिल्ली में चाहता हूँ। ओके। भ्रष्टाचार पर आपका क्या स्टैंड है ओझा सर? क्योंकि आपके नेता अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही आए थे राजनीति में। आज देखिए, भ्रष्टाचार पर स्टैंड कहीं है ही नहीं। नहीं, अरे कैसे? पहले शीला जी को भ्रष्ट कहा, मनमोहन सिंह को भ्रष्ट कहा, पूरे सारे नेताओं को भ्रष्ट कहा। आज देखिए, इंडिया गठबंधन में वही सारे नेता हैं जिनके साथ वो खड़े होते हैं। देखो, भ्रष्टाचार में माना भाई ऐसा है कि किसी का स्टैंड कभी बदल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कोई भी राजनेता उसका भ्रष्टाचार पर स्टैंड कभी बदल ही नहीं सकता। और अरविंद केजरीवाल जी का पूरा स्टैंड वही है कि जो पहले दिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरुआत हुई हमारी पार्टी की, IAC हमारी न्यू है, उसका हम कैसे स्टैंड उस पर बदल सकते हैं? भाई, इंडिया अलायंस में है ना सारे नेता जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, और लालू यादव है जो कन्विक्टेड है उसी अलायंस में।
नहीं, अभी मैं एक बात बता रहा हूँ कि राजनीति, मैंने कहा ना कि राजनीति का जो खेल है, अभी मेरी श्रीमती जी मुझसे कह रही थी कि कभी कभी लोगों पे मुझे बहुत गुस्सा आती है, तो मैंने कहा देखो तुम क्रिकेट मत खेलना कभी, हर चीज़ के नियम है, नियम के विपरीत आप नहीं जा सकते हो। तो पर कांग्रेस के बहुत सारे नेता ये कहते हैं ओझा सर, देखिए जो गलत है वो गलत है। बिल्कुल। शीला जी और मनमोहन सिंह पर क्या क्या आरोप नहीं लगाए आपकी पार्टी ने? आज कहते हैं कि नहीं, शीला जी का हम बड़ा सम्मान करते हैं, मनमोहन सिंह वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स। तो ये यू टर्न नहीं हुआ भ्रष्टाचार पर? आप कभी शमशान गए हैं? गए होंगे, गए ही होंगे, हम सब जाते हैं, कभी ना कभी तो जाना ही पड़ता है किसी न किसी की मिट्टी में। तो जब आप शमशान गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ कोई जो मृत व्यक्ति होता है उसकी बुराई नहीं करता। ये धर्म है, ये धर्म है। किसी भी व्यक्ति ने जब ये संसार छोड़ दिया उसके बाद उस पर कोई लांछन, कोई आरोप, कुछ नहीं किया जा सकता। अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या है जो अवध ओझा को प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? सहजता। मैं पहले दिन बार मिला, मतलब मैं पहली बार मिला, हम एंटर किए रूम में, वो खड़े हो गए बेचारे, अरे ओझा जी नमस्कार, आइए आइए, तुरंत गले मिले। बोले यार भाई क्या गीता पढ़ाते हैं आप? मैंने कहा सर आपने कहाँ देख लिया? अरे बोले मैंने देखा, और उसके बाद मैंने यथार्थ गीता में, यहीं से हमारी बातचीत शुरू हुई। मतलब इतने कद वाला जो नेता है, हमारे यहाँ तो एमएलए बैठे रहते हैं, ब्लॉक प्रमुख बैठा रहता है, वो राष्ट्रीय स्तर का नेता है, उसको पता है कि एक शिक्षक को सम्मान कैसे दिया जाता है। शिक्षा पर बीजेपी कहती है आप वादे सारे करते हैं, दावे सारे करते हैं, एक भी नया स्कूल आपने 10 साल में नहीं बनाया। आपने स्टडी कर लिया होगा आम आदमी पार्टी का मॉडल, तो नए स्कूल की लिस्ट कह रहे हैं दिखाइए। यही बात गौरव भाटिया ने कही थी हमारे नेता सौरभ भारद्वाज जी से। तो जब वो उनको स्कूल में लेके गए, ये तो बड़ी प्रसिद्ध घटना है, तो जब वो उनको स्कूल में लेके गए तो बोले मैं जा रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। बड़ा वीडियो वायरल हुआ ये। यूँ कह रहे हैं नया स्कूल कहाँ बनाया आपने? अरे इतना सारा इम्प्रूवमेंट किया, इतने बड़े बड़े स्कूलों को, जहाँ टेंट लगा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, उसको देखना चाहिए। बन जाएंगे सारे स्कूल भी नए बन जाएंगे, उसमें दिक्कत क्या है? ओके ओझा सर, पटपड़गंज की जो जनता जिसके सामने आज आप वोट मांग रहे हैं, और दिल्ली में हमें बहुत लोग देखते भी हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर वाकई अपने काम पर इतना भरोसा था सिसोदिया जी को, तो यहाँ से उनको जंगपुरा क्यों जाना पड़ा? मैं पहली बात ये बता देता हूँ, वो जंगपुरा गए नहीं, वो अपनी सीट मुझे देकर गए हैं। और 5 रतन को याद रखिएगा, 5 फरवरी को आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक को एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप खतरे में पड़ेंगे। बचत हो रही है आपकी 6 लाख रुपए 5 साल में। संजीवनी, आपके बुजुर्ग अब किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे। और मैं आपके बच्चों के लिए एक संस्था स्थापित करूंगा जिसमें आपके बच्चों को कोचिंग फ्री दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। एक वादा और कर दीजिए बस, आप आम आदमी पार्टी में आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि अगर हार गए या पार्टी हार गई तो बीजेपी में चले जाएंगे? अब मानक भाई क्या होता है ना कि हार जीत, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप हार गए तो खेलना छोड़ दिए, फिर 2020 वाला वर्ल्ड कप जीत के आए। भागना तो वो नहीं रहा, ऑप्शन ही नहीं रहा। अब तो आप एंटर कर चुके हैं, खेल रहे हैं, तो जो भी जनता निर्णय लेगी मैं उसको इसी पार्टी में रहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, अरे एकदम रहेंगे। और जो भी जनता निर्णय करेगी मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा और अपनी इस पारी को जारी रखूंगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद अवध ओझा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।